नमस्कार, एएनबी सुपरफास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं करण जोशी। बढ़ेंगे पहली स्पीड की खबर की तरफ। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कथित फोन टैपिंग मामले में रिपोर्ट मांगी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की। इससे पहले दिन में गहलोत सरकार गिराने की साजिश से संबंधित 2 ऑडियो क्लिप पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। राजस्थान सरकार ने टेप कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी के मुखिया सीआईडी के एसपी विकास शर्मा होंगे। एसआईटी में एंटी करप्शन ब्यूरो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एसपी स्तर के अधिकारी होंगे। यानी कि एसआईटी, एसओजी, एसीबी और एटीएस के अधिकारियों को मिलाकर कमेटी बनाई जाएगी। तो वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार टिकेगी या गिरेगी, इसे लेकर सियासी समीकरण और उलझते जा रहे हैं। इस बीच फोन टैप मामले में कई लोगों की परेशानी बढ़ गई। कांग्रेस ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया। राजस्थान मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी के रुख पर कई सवाल खड़े किए। सिंघवी ने टेप कांड की सीबीआई जांच की मांग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट तलब किए जाने पर सवालिया निशान लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट में लिखा, हॉर्स ट्रेडिंग और सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें राजस्थान के विधायकों के साथ केंद्रीय मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस की जांच चल रही है और एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसमें रुकावट डालने के लिए बीजेपी ने अपनी सुविधा के मुताबिक सीबीआई जांच की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सामने आ गया। तो क्या मामले में क्लीन चिट देने के लिए जांच सीबीआई को दी जाएगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 हो या जीडीपी या फिर चीनी घुसपैठ, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया और राष्ट्रीय महत्व के इन सभी मुद्दों पर झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी द्वारा फैलाया गया भ्रम जल्द ही टूटेगा। भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह ट्वीट वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट पर किया जिसमें अखबार ने भारत में कोरोना से हो रहे कम मौतों को रहस्यमय बताया। अखबार ने लिखा कि भारत में अब कोरोना केस 10 लाख तक पहुंच गए। इसके साथ ही भारत अमेरिका और ब्राजील के साथ उन देशों के क्लब में शामिल हो गया जहां कोई नहीं जाना चाहता। कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि भारतीयों का डेटा समाज और देश का है और सरकार डेटा पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार एक डेटा सुरक्षा कानून ला रही है जिसकी जांच संसद की एक चयन समिति कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं इस बात की वकालत कर रहा हूं कि भारतीयों का डेटा भारतीयों का है, भारतीयों का डेटा समुदाय का है और भारतीयों का डेटा भारत की प्रभुसत्ता है। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में हम डेटा साम्राज्यवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी कोरोना से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन जांच की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए। सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसके निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने सभी जिलों में एम्बुलेंस की संख्या में वृद्धि के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के उपचार के लिए कोई कारगर दवा और टीका अभी तक विकसित नहीं हुआ, इसलिए इस रोग से बचने के लिए निरंतर सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पिछले कुछ दिनों से नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। अमिताभ के अलावा उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और नातिन आराध्या बच्चन भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सभी में कोरोना के लक्षण हैं और सबका इलाज एक ही अस्पताल में चल रहा है। वहीं इन सभी सितारों के फैंस अपने पसंदीदा सितारों की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। अमिताभ के फैंस ने तो हवन और व्रत उपवास तक करने शुरू कर दिए। बिग बी भी
अपने फैंस की चिंता को समझते हैं, इसलिए बीच बीच में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। शनिवार देर रात अमिताभ ने पोस्ट करके अपने फैंस का आभार व्यक्त किया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। राजधानी दिल्ली में तड़के से ही बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना होने के साथ गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगह सड़कों पर पानी भी भर गया। तो वहीं दिल्ली में मिंटो रोड पर भारी बारिश से अंडरपास में जल भराव के बीच टीटीसी की बस लगभग पूरी तरह से डूब गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और रुक रुक कर बारिश हुई। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देश भर में कोरोना के मामलों की तेजी से वृद्धि के साथ पुजारियों ने भक्तों से घर से सावन की पूजा करने का आग्रह किया। सावन को भगवान शिव को समर्पित वर्ष का सबसे शुभ महीना माना जाता है। वहीं कोरोना के चलते पुजारियों का कहना है कि भक्त अपने घर से ही पूजा करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सभी प्रभावित जिलों में रविवार को टोटल लॉकडाउन किया गया। इन कोरोना के कारण केवल इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए पिछले रविवार को भी लॉकडाउन रखा गया था। तो वहीं पुलिस और प्रशासन इसको लेकर काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का ज़्यादा असर देखा गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना का कहर जारी है। इसमें उज्जैन, इंदौर, भोपाल जैसे शहर भी शामिल हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध उज्जैन महाकाल मंदिर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में सोमवार से सिर्फ मध्य प्रदेश के भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर समिति ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया। बीते दिन मुंबई के मालवनी पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग बालक की हत्या का मामला सुलझा लिया। पुरानी रंजिश की वजह से 13 वर्षीय विद्यानंद कमलेश यादव नामक किशोर की हत्या हो गई, जिसमें पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सिर्फ 24 घंटे में इस केस को सुलझा लिया। इस मामले में पड़ोस में रहने वाले युवक को हिरासत में लिया गया। बीरबल बहादुर ने विद्यानंद को मालवनी के धारवली इलाके से जंगल में रिक्शे से लेकर गया और पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड के लॉकडाउन को नैनीताल के व्यापारियों ने अव्यावहारिक और दमनकारी बताया। राज्य सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए बीते दिन कारोबारियों ने सरकार को ज्ञापन भेजा। इसमें आरोप लगाया कि सरकार का आदेश ग्राहक और व्यापारी के लिए मुश्किल भरा था। व्यापारियों का कहना रहा कि नैनीताल एक पर्यटन शहर है और यहाँ शनिवार और रविवार के दौरान पर्यटक आते हैं। तो वहीं कोरोना काल के बाद पिछले कुछ दिनों में जैसे ही स्थितियां सुधरी, सरकार ने शनिवार और रविवार को ही लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने पर भी सवाल खड़े किए गए। दुकानदारों का मानना रहा कि वीकेंड में कारोबार बंद करवाना पर्यटन क्षेत्र के लिए तर्क से बाहर है। दिल्ली पुलिस ने ऑन ड्यूटी कांस्टेबल के साथ मारपीट और हाथापाई करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया। मामला पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में घटित हुआ। शाहदरा इलाके में हेड कांस्टेबल आकाश और कांस्टेबल प्रदीप गश्त पर थे। जब कुछ लोग समूह में इकट्ठे हुए थे, तब प्रदीप ने उन लोगों से पूछताछ की तो समूह ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बात बढ़ गई और मारपीट तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, प्रदीप की वर्दी फाड़ दी गई। जब तक प्रदीप ने आकाश को बुलाया, वह लोग वहां से भाग निकले। आरोपियों के नाम रघुवीर, अरुण और रामपाल बताए गए। बाद में प्रशासन ने मामला संज्ञान में लिया, प्रदीप का मेडिकल करवाया और मामला दर्ज किया। आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ काबू करने में सफलता हासिल की।
डेरा बाबा नानक के नज़दीकी गांव से करीब 60 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी मार्केट में 300 करोड़ की कीमत बताई गई। छोटे से गांव से इतनी भारी मात्रा में नशीला पदार्थ पकड़ा जाना विभाग में हड़कंप मचा गया। आपको बता दें कि जिस गांव से हेरोइन पकड़ी गई वह गांव पाकिस्तान और भारत की सरहद के बिल्कुल करीब पड़ता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित बस ने कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बस और कार दोनों गड्ढे में जा गिरी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, तभी सौरिक थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर कार को टक्कर मारते हुए गड्ढे में जा गिरी। कई घायलों की हालत गंभीर बताई गई। पंजाब में अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। स्टाफ ने शव परिजनों को देने के लिए कवर तो कर दिए, लेकिन टैग गलत लगा दिए। हुआ ये कि होशियारपुर के मृतक का शव अमृतसर पहुंच गया, जबकि अमृतसर की महिला का शव होशियारपुर चला गया। अंतिम संस्कार के दौरान अदला बदली का पता चला और मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में कमेटी बनाई और टैग करने वाले स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। तो वहीं पंजाब के सुल्तानपुर में पारिवारिक कलह से तंग आकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मृतका का नाम सुरेंद्र कौर था। ससुराल पक्ष की मारपीट से तंग आकर सुरेंद्र कौर ने पंखे से लटक कर जान दे दी। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन को मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था और पति के साथ ससुर भी मारपीट करते थे। बहन को घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसकी बहन परेशान रहने लगी और मायके में आकर रहने लगी। वहीं पति की तरफ से भेजे गए तलाक के नोटिस को सुरेंद्र कौर सहन नहीं कर पाई और सुसाइड कर लिया। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 भारतीय नागरिकों की मौत पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को सम्मन किया। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के कुशना घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी के संघर्ष विराम उल्लंघन में एक बच्चे सहित 3 निर्दोष नागरिकों की मौत के मामले में कड़ा विरोध दर्ज करवाया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान की करतूतों को लेकर भारत ने कड़ी निंदा की, जिसमें बच्चे सहित 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार हुए सभी लोग एक ही परिवार के थे। इस साल पाकिस्तान ने बिना उकसावे के 2711 से अधिक बार सीज़फायर का उल्लंघन किया। इसमें 21 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 94 घायल हुए। छत्तीसगढ़ के एक दबंग बीट गार्ड का वीडियो सामने आया। अवैध बांस कटाई किए जाने पर बीट गार्ड शेखर सिंह ने रेंजर, डिप्टी रेंजर समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ जब अपने ही बीट के बड़े अफसर के खिलाफ किसी बीट गार्ड ने कार्रवाई की हो। सीनियर अफसर को डांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले ने तूल पकड़ा तो आला अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। कटघोरा के रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में हो रही कटाई की गड़बड़ी ड्यूटी पर बीट गार्ड शेखर ने पकड़ ली। तहकीकात करने पर रेंजर का नाम सामने आया तो शेखर ने कटाई की अनुमति के दस्तावेज मांगे। कागजात ना मिलने पर मामला बढ़ गया। हिमाचल के कुल्लू जिले की गरसा घाटी के मुख्य रास्ते पर हादसा हो गया। हादसे में ट्रक चालक की जान बाल बाल बच गई, साथ ही यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया और किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन लग गई। बाद में जाम हटाने को लेकर प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि ट्रक पलटते ही पहाड़ी में फंस गया, नहीं तो कई फुट गहरी खाई में जा गिरता और जान माल का नुकसान हो जाता। ड्राइवर की इस हादसे में जान बच गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के ताज़ा हालातों पर बीजेपी के रामचंद्र राव ने ममता सरकार पर निशाना साधा।
इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर बंगाल के हालातों पर दखल देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। उन्हें प्रदेश का ध्यान रखना चाहिए और लोगों को कोरोना से मरने से बचाना चाहिए। दूसरी ओर यूपी में राम मंदिर के निर्माण को लेकर कोशिशें तेज हो गई। सामने आया कि आने वाली 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा और पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे, लेकिन इसके बाद से विपक्ष के हमले भी तेज हो गए। इस मुद्दे को लेकर मौलाना यासूब अब्बास से बात की गई तो अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमति जताई, मगर साथ ही कोरोना के हालातों के मद्देनज़र बचाव रखने की सलाह दी। हरियाणा के जींद में कोरोना के चलते सावन का महीना फीका दिखाई दिया, जहां भोलेनाथ के भक्तों को पूजा अर्चना करने में मुश्किल आई। कोविड-19 के कारण मंदिर प्रशासन ने भी बचाव के कदम उठाए। बिना हाथों को सैनिटाइज किए मंदिर में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हालांकि हर साल की तरह इस बार कांवड़िए भारी संख्या में नहीं दिखाई दिए, मगर इस महीने में कांवड़ हरिद्वार जाते थे और कांवड़ लेकर आते थे। हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई से छूट रहे बच्चों को अब उनके घर में ही शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल के प्रिंसिपल को ऐसे बच्चों की तलाश करने को कहा है जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने को मोबाइल फ़ोन नहीं है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि ऐसे बच्चों को घर जाकर नोट्स दिए जाएंगे। प्रिंसिपलों को इस कार्य के लिए ज़रूरत के हिसाब से शिक्षकों को स्कूल में बुलाने के आदेश दिए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा अहमदाबाद में ढोलका में चिरीपाल ग्रुप की विशाल फैब्रिक यूनिट में हुआ। अभी तक जहरीली गैस के लीक होने की वजह का पता नहीं चला। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही घटना की जांच की जा रही है। हरियाणा के जींद में बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने रैली की। इस रैली में प्रदेश के हज़ारों पीटीआई अध्यापक मौजूद रहे। इस दौरान पीटीआई अध्यापकों ने कहा कि 22 जुलाई तक उनकी बहाली की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आंदोलन की भी चुनौती दी है। इस रैली में कोरोना वायरस के नियम नहीं अपनाने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि फिलहाल आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल किया गया है, लेकिन सब वक्ताओं की लिस्ट बनाकर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के कृषि कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने उचानी में सभागार का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि इससे किसानों के बच्चों का विदेश जाने का सपना पूरा हो सकेगा, इसलिए प्रदेश का कृषि विभाग उन्हें प्रशिक्षण और मदद देगा। स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे बागवानी की तरफ बच्चों का रुझान बढ़े। इस दौरान कृषि मंत्री ने बागवानी विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए कि योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा मिले। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने हथियार बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह अवैध फैक्ट्री रायबरेली के महानंदपुर के एक मकान में चल रही थी। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार, कारतूस और असला बनाने का सामान बरामद किया। इस दौरान एक आरोपी को पुलिस के हत्थे चढ़ा पाया गया, लेकिन एक भागने में कामयाब रहा। पुलिस का कहना है कि इसमें हिमांशु सिंह नाम के कांग्रेस नेता का भी हाथ है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। मानसून में बारिश के चलते जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी के जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए सलाल पावर स्टेशन ने अलर्ट जारी किया। इस अलर्ट में जुलाई से अक्टूबर तक जनता को नदी के पास ना जाने की सलाह दी गई। सलाल पावर प्रोजेक्ट के प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मानसून की शुरुआत के कारण नदी का बहाव उच्च और परिवर्तनशील होगा। वाराणसी में नेपाली युवक के सिर मुड़ाने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि जिस युवक के साथ ये घटना हुई वो नेपाली नहीं बल्कि भारतीय है। युवक को
सर मुंडवाने के लिए 1000 रुपये भी मिले थे। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ा सिर मुंडवाने वाला नेपाली नहीं बल्कि बनारसी व्यक्ति था। पुलिस ने इस पर तहकीकात की और तब सामने आया। मध्य प्रदेश राजनीति में भी फेरबदल के बीच कांग्रेस पार्टी के विधायक के बीजेपी का दामन थामने के मुद्दे पर विश्वास सारंग ने कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए। खरीद फरोख्त के व्यंग पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की खरीद फरोख्त की नीति से परेशान है, लोग उस कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। सारंग ने कहा कि कांग्रेस की खरीद फरोख्त की नीति के कारण ही लोग कांग्रेस की पार्टी को छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के मानक अग्रवाल ने विश्वास सारंग के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी पर दिया बयान पर उन्होंने कहा कि जल्द ही देश इन्हें सबक सिखाएगा और आने वाले समय में जूते चप्पलों से इनका स्वागत करेगा। यह बयान उन्होंने सारंग के बयान के विपरीत होकर दिया। बिहार में पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण स्टाफ ने काम बंद कर दिया। पटना एम्स को सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल बना रखा है। यहां सिर्फ कोरोना के मरीजों का ही इलाज किया जाता है। हड़ताल के स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट खड़ा हो गया। 2 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण स्टाफ ने इस पूरी हड़ताल की शुरुआत की। उनका कहना था कि हमने कोरोना काल में जी तोड़कर काम किया है, लेकिन हमारे ही कोरोना पॉजिटिव आने पर अस्पताल स्टाफ की तरफ से हमें मदद नहीं दी जा रही। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस का कोहराम जारी रहा। विश्व में अब तक 213 देश कोरोना संक्रमण की चपेट में है। एक दिन में 2,24,000 नए मामले सामने आए, जबकि 5,008 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नजर रख रही वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1,44,00,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। जहां तक देखा जाए, अभी तक कोरोना की वैक्सीन सामने नहीं आ सकी है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी और कोरोना नाम की बीमारी कब पूरे विश्व में रुक पाएगी। और दुनिया भर में अभी तक 52 लाख एक्टिव केस हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम बघेल ने डॉक्टर खूबचंद बघेल के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बघेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि वह जीवन के अंतिम समय तक कई रचनात्मक कार्यों और किसान मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को गति देने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। बघेल की जयंती पर उनकी तारीफ की गई और राज्य के मुख्यमंत्री ने उनकी फोटो पर माला चढ़ाकर उनके जीवन पर दर्शन डाला। सीएम बघेल ने गांधी जी से प्रभावित होकर शासकीय नौकरी से त्यागपत्र दिया और सक्रिय रूप से स्वाधीनता आंदोलनों से जुड़े। उनके प्रभाव ने सैकड़ों युवाओं को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक गंभीर चिंतक और विचारक थे। एएनबी सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। कर्ण जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।